हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए संदीप कुमावत। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डबल टैक्सेशन रिलीफ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा है, बहुत फटाफट हो जाएगा और बहुत ही सिंपल है। और कंपलसरी एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। और जो स्टूडेंट नहीं है उनके पर्सपेक्टिव से भी बोलूँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कॉन्सेप्ट कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। व्हाट इज डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन मतलब कुछ इनकम का पार्ट है जो टैक्सेबल है मोर देन वन कंट्री, मतलब एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब अगर आप इंडियन में हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो, तो इंडिया में तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही देना है। प्लस आपने किसी और कंट्री, जैसे मान लीजिए अमेरिका में आपने कुछ इनकम अर्न की है, तो अमेरिकन की गवर्नमेंट भी आपसे उसके ऊपर टैक्स वसूल कर रही है। मतलब इनकम एक है और टैक्स दो जगह आपको देना हो रहा है, उसे कहते हैं डबल टैक्स। और उस इनकम को भी कहेंगे डबल टैक्स इनकम, जहाँ पे डबल जगह पे आपको उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही है। तो उस चीज़ में, सीन में दो दो कंट्री आती है। कौन सी कंट्री? एक तो कंट्री इन विच द पर्सन इज रेसिडेंट, जहाँ पे आप रेसिडेंट हो, और अनदर कंट्री इज द कंट्री इन विच इनकम इज अर्न, जहाँ पे आप इनकम कमा रहे हो। तो रेसिडेंट कंट्री और सोर्स कंट्री, जहाँ से इनकम अर्न हो रही है उसे कहते हैं सोर्स कंट्री। ठीक है, तो ये था डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलीफ देती ही देती है। इंडिया में है सेक्शन 90 कैपिटल ए और 91 डबल टैक्सेशन रिलीफ, वही हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ रिलीफ, रिलीफ कितनी तरह की हो सकती है? तो जी, रिलीफ दो तरह की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल के थ्रू क्या होती है, गवर्नमेंट एंटर करती है अनदर गवर्नमेंट, मतलब अनदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करती है, और उस एग्रीमेंट के थ्रू हमको रिलीफ दिया जाता है, जो कि एग्जेम्पशन मेथड्स के थ्रू हो सकता है और टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू हो सकता है। एग्जेम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड क्या है वो भी आगे हम देख लेंगे, बट जस्ट यहाँ पे हम ये चीज़ टाइप देख रहे हैं कि टाइप दो बायलैटरल और यूनिलैटरल होता है। बायलैटरल में गवर्नमेंट एंटर होती है एग्रीमेंट के साथ विद अनदर कंट्री। इंडिया इस एग्रीमेंट को कहती है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो बायलैटरल DTAA। बायलैटरल में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्री कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन के सामने आपको रिलीफ देने के लिए दो कंट्री की गवर्नमेंट मिलके कुछ आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है, उसके हिसाब से आपको रिलीफ देती है। इंडिया का भी ऐसा बहुत सी कंट्रीज के साथ, मोर देन 100 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट है, जिसे DTAA कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसकी पहली मेथड है एग्जेम्पशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई दूसरी कंट्री अगर आपके ऊपर टैक्स ले रही है उस इनकम पे, तो रेसिडेंट कंट्री जो है उसको एग्जेम्प्ट कर देगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। पर्टिकुलर इनकम इज टैक्स ओनली इन सोर्स कंट्री, जहां से आप अर्न कर रहे हो, जिस कंट्री में आपने कमाया है, जहां से सोर्स हुआ है वहां पर टैक्स दे दो। और एंड एग्जेम्प्टेड इन रेसिडेंट कंट्री, रेसिडेंट कंट्री के अंदर फिर इसके ऊपर कोई भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंड में टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में इनकम इज टैक्स इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्रीज के अंदर इस पर टैक्स लिया जाएगा, लेकिन क्रेडिट दे दिया जाएगा जहां पे आपने टैक्स पे कर दिया है उसका। जैसे सोर्स कंट्री के अंदर अगर आपने कुछ भी टैक्स पे किया है तो उस टैक्स का क्रेडिट आपको रेसिडेंट कंट्री में, मतलब टोटल टैक्स में से जितना आपने टैक्स वहां पे किया है वो लेस हो जाएगा, वो उसके हिसाब से आपको रिलीफ दिया जाएगा। द कंट्री of residence of the taxpayer how allows him credit for the tax charge thereon in the source country। अलाउ कर देते हैं क्रेडिट आपको जो सोर्स कंट्री में आपने पे किया है टैक्स उसका। यूनिलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ के अंदर कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट का। उस केस में गवर्नमेंट हमको रिलीफ देती है अपने खुद के डिसाइडेड टर्म्स के हिसाब से, जिसे यूनिलैटरल रिलीफ कहेंगे, बिना किसी DTAA के। जहाँ पे DTAA है फिर तो DTAA के हिसाब से ही जाना है, पर DTAA नहीं है तो वहाँ पे यूनिलैटरल रिलीफ दिया जाता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ यूनिलैटरली बाय कंट्री टू इट्स रेसिडेंट फॉर टैक्स पेड इन अदर कंट्री। अगर आप अदर कंट्री में कोई टैक्स पे कर रहे हो तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको सामने से कुछ रिलीफ दे देती है, उसे कहते हैं यूनिलैटरल रिलीफ, जहाँ पे DTAA एंटर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में यूनिलैटरल रिलीफ देते हैं हम थ्रू क्रेडिट मेथड, मतलब आपने कोई टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट हमको देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91। यहाँ पे इंडिया में 91 जो नंबर का सेक्शन है वही इसके साथ डील करता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 90 जो DTAA की बात करेगा, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज बिलेटरल रिलीफ।
मतलब एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सेक्शन 90 उसके साथ डील करता है। तो क्यों? तो सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, उनके साथ एग्रीमेंट करने की पावर दे दी है सेक्शन 90 ने, जो रिलीफ देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बोथ इन इंडिया एज वेल एज द कंट्री और स्पेसिफाइड कंट्री फ्रॉम वेयर द इनकम इज अर्न। दोनों जगह पे आपकी इनकम हो रही है उसके सामने रिलीफ देने के लिए, और इनकम टैक्स चार्ज अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट और करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स in the country or specified country to promote mutual economic relationships and trade and investments. अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, ताकि वो अवॉइड कर सके, डबल टैक्स हो रही है इनकम पे तो उसको अवॉइड कर सके। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके, यहाँ की इन्फॉर्मेशन हम उनको दे सके। जो टैक्स इवेजन अवॉइडेंस के जो भी बंदे करने जाते हैं उन सब चीज़ों को रोकने के लिए। रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ से कोई बंदा है उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी, यहाँ से भाग के कहीं और शिफ्ट हो गया विजय माल्या, तो वहाँ पे जाके उससे वसूल करने की पावर कैसे आएगी? तो वहाँ की गवर्नमेंट अगर हमको अलाउ करेगी तभी ना। तो उन चीज़ों के लिए आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो, तो सेक्शन 90 आपको उसके साथ प्रोवाइड करता है कि आप इन चीज़ों की रिलीफ ले सकते हो इन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिलीफ्स, ठीक है। सेक्शन 90 कैपिटल है, एज इट इज सेक्शन 90 है, बस इसके अंदर पावर दे दी है गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन टू स्पेसिफाइड एसोसिएशंस को, सेम एज इट इज 90 कैपिटल प्रोवाइडेड द स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया में एंटर एग्रीमेंट विद एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेशल गैजेट मेक अ नेसेसरी प्रोविजन फॉर अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सच एग्रीमेंट फॉर grant of double taxation relief, avoidance of double taxation of income, exchange of information and recovery of income tax, ठीक है। इस चीज़ में क्या होता है, जब जब DTAA एप्लीकेबिलिटी होती है तो DTAA के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड करते हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजन जितने भी होंगे ना कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली DTAA ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स के प्रोविजन मोर बेनिफिशियल होते हैं ना एसएससी को, तो इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, फिर DTAA वाले नहीं लगेंगे। मतलब जो इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो DTAA के प्रोविजन और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन दोनों में से जो बेनिफिशियल होते हैं एसएससी को वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में लिखा है चैप्टर 10A जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल अगर अप्लाई हो रहा है और उसके प्रोविजन अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे, इवन इफ DTAA आपके लिए बेनिफिट हो, DTAA के अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल होता हो, लेकिन जनरल एविडेंस के आपके जो रूल है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो भी वो लगेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ उसको भी ओवरराइड करी, यहाँ से हम समझ सकते हैं चैप्टर 10A, ठीक है। जनरल एंटी एविडेंस के रूल अगर एप्लीकेबल होते हैं तो वो प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे, भले वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अदरवाइज DTAA ही एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन अगर बेनिफिशियल होते हैं DTAA से भी ज़्यादा तो ही एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेक्शन 91 क्या बोलता है, यूनिलैटरल रिलीफ। जो हमने पीछे देखा था यूनिलैटरल मतलब कोई DTAA नहीं होता तो गवर्नमेंट सो मोटो अपने को कुछ बेनिफिट दे रही होती है, कुछ रिलीफ दे रही होती है। इन सच केस द एसएससी शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन मिलेगा उसको फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। अगर आपको इंडिया में कुछ इनकम टैक्स पे करने को आ रहा है तो आपको टैक्स में से आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा जो आपने टैक्स बाहर पे किया होगा। कॉमन सेंस। द डिडक्शन वुड बी सम कैलकुलेटेड ऑन सच डबल टैक्स इनकम एट द इंडियन टैक्स रेट। डिडक्शन कितना होगा, तो डबल टैक्स इनकम होगी उसके ऊपर इंडिया के हिसाब से रेट लगाएंगे, रेट ऑफ टैक्स की वो टैक्स आएगा, और द टैक्स रेट ऑफ द सेड कंट्री, वहाँ की कंट्री की जो टैक्स रेट है वो लगाएंगे उस डबल टैक्स इनकम पे। विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा ना उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिख रहा है, उसको अपन अच्छे से आगे देखते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस 91 एप्लीकेबल करने के लिए, सेक्शन 91 जहाँ पे DTAA नहीं है तो सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा। तो 91 तभी एप्लीकेबल होगा जब फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस, सब सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, इंडिया की इनकम नहीं होनी चाहिए अक्रू अराइज। इंडियन नॉट डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, कोई भी इनकम जो है इंडिया में अक्रू राइज डीम्ड नहीं होनी चाहिए।
इनकम इन द क्वेश्चन हैज़ बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के अंदर वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे टैक्सेबल होनी चाहिए। एंड असेसी हैज़ पेड टैक्स इन द फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर उसने टैक्स भी पे कर दिया होना चाहिए। एंड नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ, मतलब DTAA वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर DTAA है तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, 91 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी एवरेज रेट ऑफ इनकम इंडियन इनकम टैक्स क्या होगी? तो जो टैक्स पेबल करने को आ रहा है इंडिया में वो डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। टोटल इनकम से डिवाइड करके जो रेट आएगी वो इंडियन रेट आ जाएगी। यहाँ पे आपको सारी इनकम तभी लेनी है, इनकम पेबल आफ्टर, जो आपको टैक्स पेबल निकालना है ना वो आफ्टर प्रोवाइडिंग एनी रिलीफ ड्यू अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन है, जो भी रिलीफ मिल रहा है वो सब आपको कंसिडर करने अदर देन DTAA की प्रोविजन के अलावा सब कुछ करके आपको वो पेबल निकालना है। पेबल टैक्स कितना आ रहा है वो पेमेंट, उसके हिसाब से आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। सेम ऐसे ही फॉरेन इनकम टैक्स के अंदर भी आपको करना है, लेकिन फॉरेन टैक्स के अंदर भी एक्चुअली जो पेड किया होगा ना टैक्स, उसके हिसाब से ही आपको आगे जाना है। दोनों में से फिर जो लोअर होगी उसके हिसाब से हो जाएगी। यहाँ पे अपना DTAA खत्म होता है। थैंक यू सो मच।